Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the second lecture of this is the second part of lecture number 12. The topic of lecture 12 was the Odoo implementation. So we have covered the definition that what is Odoo and what are the advantages by using this ERP. And we have discussed a small project that how we can make an ERP and what are the requirements, how we can gather the data and what were the key challenges of this project. These all the part of the our lecture number 1. Now move forward to the is part number 2 of lecture number 12. I have told you about the website of odoo.sh. Odoo.sh kya hai? It is a project creation website. It has many modules and you can select any module and make your desired web or desired ERP or a desired form you can design on this website. You can also download the Odoo, but for the student purpose or for the small projects, you can use it online. Environment configuration, configure development environments for the implementation team with appropriate access rights and version control. मॉड्यूल इंस्टॉलेशन कैसे होती है? इंस्टॉल ऑल रिक्वायर्ड मॉड्यूल, जो मॉड्यूल्स आपने इंस्टॉल करने हैं वो ओडो की ऐप स्टोर जो है, आपको पूरा ओडो एक साथ इंटरप्राइज सोल्यूशन इंस्टॉल करने की डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. जिस मॉड्यूल पे आपको काम करना है यू कैन डाउनलोड योर रिक्वायर्ड और स्पेसिफिक मॉड्यूल. बेस्ट कंपनी इंफॉर्मेशन, सेटअप द कंपनी प्रोफाइल, इंक्लूड लीगल इंफॉर्मेशन. ये सारी चीजें आप किसी वीडियो ट्यूटोरियल में भी देख सकते हैं कि किस तरह से आप इंस्टॉल करेंगे. कर रहे हैं और नहीं कर रहे तो फिर ये इनकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. मास्टर डाटा एलिमेंट्स इसके अंदर सेट करने होते हैं कि हम क्या क्या काम करेंगे. चार्ट ऑफ अकाउंट, प्रोडक्ट कैटेगरीज, यूनिट ऑफ मेजर्स. जैसे आप पैसे डाल रहे अमाउंट डाल रहे हैं कोई भी 2000 लिख दिया, 4000 लिख दिया, उसकी यूनिट ऑफ मेजर क्या है? आप पीस में बात कर रहे हैं कि डॉलर्स में बात कर रहे हैं कि यूरो में बात कर रहे हैं. ठीक है. पेमेंट की टर्म्स क्या होंगी? कैश पेमेंट है या जो है ऑनलाइन पेमेंट है, जस्ट कैश है. इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होते हैं जब आप ऑनलाइन कोई पे कर रहे होते हैं या दराज से कुछ मंगवा रहे होते हैं तो वो भी इस तरह से ऑप्शन दे रहे होते हैं आपके पास. वेयर हाउस का स्ट्रक्चर, कितने वेयर हाउसेस है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये सब चीजें. स्टेप नंबर 3 इज कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन. विद द बेस सिस्टम इन प्लेस वी प्रोसीड टू डिटेल कॉन्फ़िगरेशन एंड नेसेसरी customization. Module configuration, then inventory and warehouse. Configure multiple warehouse locations, routing rules, reordering rules, and inventory valuation methods. P4 for this retail client. Inventory and warehouse में क्या है? Configure multiple warehouse locations. अच्छा, अब मल्टीपल हमने शुरू में ये प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि की चैलेंज डिस्कस किया था कि इनके वेयर हाउस लोकेशंस डिफरेंट है. यानी क्लाउड बेस्ड ये ईआरपी होगी जो कि हर जगह से अपना डाटा जो है इसमें कर रहे हो. तो आपको ये सारे वेयर हाउसेस की जो नेटवर्किंग की इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर इंस्टॉल करनी होगी ताकि वो सब अपने पॉइंट से एक्सेस कर सके. राउटिंग के रूल्स क्या होंगे, रीऑर्डरिंग रूल्स क्या है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स किस तरह से काम करेगा. सेल्स एंड सीआरएम का मॉड्यूल, सेटअप सेल्स टीम. अब आपके सेल्स टीम में कौन कौन लोग हैं उनको सेटअप करें, सेल्स चैनल बनाए, अपना अपॉर्चुनिटी स्टेजेस, ऑटोमेटिक लीड स्कोरिंग बेस, ये सब चीजें आपने देखनी है. पॉइंट ऑफ सेल यानी कि अभी कौन कौन से टर्मिनल है जहाँ से आपको डाटा रिसीव होगा और वही इनके पेमेंट मेथड्स क्या है, रिसीव जो है उसकी लेआउट्स क्या है. e-commerce, set up the online store. Then you have to set up the online store, make proper database which can take the information from the client online and save in database and deliver it for her daughter sorry order. With product catalog, payment providers, shipping methods क्या होंगे, customized website theme matching the company's brand. ऐसी वेबसाइट बनाए जो आपकी कंपनी के ब्रांड से उसकी थीम से मैच करे, उसमें उसका लोगो वगैरह हो और सारी इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग, कॉन्फ़िगर फिजिकल फाइजिकल ईयर्स, टैक्स रेट्स, पेमेंट मेथड. अब अकाउंटिंग में ये सारी चीज आ जाती है. टैक्स क्या और कितने परसेंट किसकी सैलरी से टैक्स डिटेक्ट होना है, इनकी लीव्स क्या है एनुअली और क्या नाम है, हाँ इनकी लीव्स, एनुअल लीव्स कितनी है, कितनी बाकी रह गई है, कितनी वो अवेल कर चुके हैं, ये सारी चीजें आपके पास अकाउंटिंग में आएंगी. बैंक की इंफॉर्मेशन, अकाउंट नंबर वगैरह जिसपे आपको डिटेल जो है वो ट्रांसफर करनी है. Then go towards the testing.
In your assignment you have covered that how we can द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। मुझे याद नहीं आ रहा कि ये मैंने एक असाइनमेंट में टेस्टिंग दी थी, वो तो आईओटी वालों को दी है, आई थिंक आईओटी वालों को ही दी थी, सेंसर एक्चुएटर्स और मेथड ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस आप लोगों को ही दिया था मैंने। तो ये कुछ और टेस्टिंग के मेथड्स, यूनिट टेस्टिंग, टेस्टेड individual configurations and customization to ensure proper functioning। जब आपकी ERP इंस्टॉल हो जाती है तो किस तरीके से आप उसकी कस्टमाइजेशन और ये सब चीजें प्रॉपरली फंक्शनिंग में है कि नहीं है, उसको चेकआउट करेंगे। उसमें आप रैंडम डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, खुद से क्लाइंट बन के जो है कोई ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और देखते हैं कि आपकी फंक्शनलिटी सही काम कर रही है। इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग, टेस्टेड द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स to ensure seamless data flow. User acceptance testing, conducted UAT with key users from each department to validate that the system met business requirements. Step 4. Data migration. A critical phase in any implementation is the transfer of existing business data to the new system. पिछली वीडियो में भी हमने ये चीज कवर की थी कि डाटा माइग्रेशन क्या चीज है, कि आपका जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको ट्रांसफर करना है आपको अपने ईआरपी के अंदर। डाटा क्लींजिंग, क्लीन एंड स्टैंडर्डाइज डाटा। अच्छा, वो आपने ये भी देखना होगा कि वो जो आपका लेगेसी सिस्टम है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा डाटा है जिसकी आपको नीड नहीं है उसको किस तरह से क्लीन करना है, और जो है इसकी डाटा टाइप और सब चीजें हमारे डेटाबेस से मैच होती हैं। डाटा मैपिंग, क्रिएटेड डिटेल्ड फील्ड मैपिंग बिटवीन लेगेसी सिस्टम एंड ओडो। आइडेंटिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशंस नीडेड ड्यूरिंग माइग्रेशन। ये सब चीजें भी है, हम पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत देख चुके हैं कि लेगेसी सिस्टम के अंदर आपने ये देखना है कि इसकी जो डाटा मैपिंग है वो ओडो में भी उसी तरीके से हो, जो उन्होंने कॉलम्स वगैरह बनाए हुए हैं अपनी नीड के लिए, जो इन्फॉर्मेशन रखी हुई है हमारे पास डेटाबेस के अंदर, वो ऑप्शंस क्रिएट हो। फिर आपको मल्टीपल टेस्टिंग करनी है, ऑब्वियसली इश्यूज आएंगे, स्टार्टिंग में इश्यूज को रिजॉल्व करना है। डाटा वैलिडेशन के लिए आपके पास क्या चेक्स लगे हुए हैं, उनको से आप मैनुअली या फिर ऑटोमेटिकली डाटा किस तरीके से, सॉरी, डाटा या फिर यूजर को किस तरह से वैलिडेट या प्रोसेस कर रहे हैं। Then you have to train your faculty or you can say your employees that how you can use the data। और अगर उसका जो यूजर है उस यूजर को भी यूज करने के लिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देनी है, तो आप अपनी वेब पेज पे वो इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, कोई स्मॉल वीडियो बना के डाल सकते हैं कि पहले आप ये वीडियो देखें उसके बाद आप इसको एक्सेस करें। ओडो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओवरव्यू इस डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन किया गया है, बजाय इसके कि बहुत लंबी आप लाइंस वगैरह पढ़ें, आप इस डायग्राम से इसको कर सकते हैं अंडरस्टैंड। प्लानिंग सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, इनिशियल प्रोजेक्ट सेटअप एंड स्ट्रेटजी। आपने सबसे पहले तो प्लानिंग करनी है कि किस किस तरह से लेके चलना है, ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, लोगों से मिलना है और अपने प्लान को अप्रूव करवाना है। जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं वही आपके प्लान को अप्रूव करेंगे, दैट आइदर यू आर गोइंग इन अ परफेक्ट डायरेक्शन और नॉट। ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड जनरेटिंग रिपोर्ट। जैसे कि आप अपना एफआईपी करते हैं तो उसके अंदर वीकली रिपोर्ट दे रहे होते हैं सुपरवाइजर को, हमने इस वीक कितना काम किया, इस वीक कितना काम किया। इसी तरह कंपनीज में भी होता है कि आप अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो मंथली या फिर जो है बाय मंथली उनकी मीटिंग्स हो रही होती है, डिपेंड्स अपॉन प्रोजेक्ट टाइमलाइन। अगर वो कोई 1 ईयर का प्रोजेक्ट है तो 1 ईयर के प्रोजेक्ट में 6 से 7 मीटिंग्स तो होंगी जिसके अंदर प्रोग्रेस डिस्कस की जाएगी और जो प्रीवियस काम हो चुका है उसको देखा जाएगा कि वो क्या सही डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ये वीकली मीटिंग्स ना हो तो उससे हुआ गया, आप पूरा काम करके जाएंगे, अब जो चेंजिंग बताना चाह रहा है वो बताने वाला भी सोचेगा कि मैं इसको क्या बताऊँ, ये ऑलरेडी ये काम कर कर आया है। तो इसलिए आपको वीक, और अगर उसमें वो इस तरह का कि नहीं आपने तो ये काम गलत कर दिया, आपको तो चेंज करना है, तो ये आपका भी टाइम जाया होगा और जिसने 3 महीने इंतजार करा कि 3 महीने में हमें कितना काम होके मिलता है, वो टाइम भी जाया हुआ। तो इसलिए हमें वीकली रिपोर्ट्स करनी होती है ताकि हम मैच कर सके कि हम अपने क्लाइंट के क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं या नहीं। टास्क एंड असाइनमेंट्स, एलोकेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट टास्क। अब जब आपकी इस तरह से मीटिंग होती है आपको न्यू टास्क मिलते रहते हैं, आप उन टास्क और असाइनमेंट को बनाए करें और देन यू हैव टू एवेलुएट
बाय सेल्फ एंड देन बाय द कमिटी। कम्युनिकेशन, आपने कम्युनिकेशन करनी है तो रिक्वायरमेंट, डाटा रिक्वायरमेंट या डाटा गैदरिंग के लिए भी क्या है कि आपको उन लोगों से डिस्कस करने हैं। लास्ट हमने इसमें पढ़ा था कि आपको सेल्स का भी एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो आपको फाइनेंस का भी एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, और भी डिफरेंट लोग। जो जो मॉड्यूल्स आप ऐड कर रहे हैं, आपको वो मॉड्यूल्स जो पहले चला रहा था मैनुअली, उस बंदे से मिलके आपको उसके प्रोसेस के वर्क फ्लो को समझना है कि कैसे काम कर रहे हैं। Facilitating team interaction and updates. ओडो ERP implementation, common challenges and solution. अब ERP को implement करने के लिए what challenges and solutions we have to face? Employee resistance, hinders adoption and effective system utilization. लोकलाइजेशन लिमिट्स यूजर अडॉप्शन एंड सिस्टम इफेक्टिवनेस। यहाँ पे एक लिमिटेशन होगी कि आप जो है हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता, किस कौन उसको एक्सेस कर रहा है, और जो है उनकी आईडी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन उसके जरिए वो उसको एक्सेस करेंगे। एम्प्लॉय रेजिस्टेंस को हम दोबारा देखते हैं, हिंडर्स एडॉप्शन एंड इफेक्टिव सिस्टम यूटिलाइजेशन। सिस्टम इंटीग्रेशन, हियर data silos and process inefficiencies persist. दैट का कंपाइलेंस, लीगल इश्यूज एंड फाइनेंशियल पेनल्टीज अराइज। अच्छा हाँ, फिर ये भी होता है कि आपके क्या क्या लीगल इश्यूज हैं, क्या फाइनेंशियल पेनल्टीज लग सकती हैं, वो सब भी इसके अंदर आती है। फाइनेंशियल पेनल्टीज से यानी कि आपने उस सॉफ्टवेयर में, आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कोई चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एडमिन परमिशन, या उसका कोई सिस्टम रिमूव कर रहे हैं, ये सब चीजें अलाउ नहीं होंगी अगर आपने लाइसेंस सॉफ्टवेयर दिया है। डाटा माइग्रेशन, डाटा इनएक्यूरेसीज डिस्टर्ब बिजनेस प्रोसेसेस। अच्छा, अब आपका काम क्या है, ये जो ओडो, ये क्वेश्चन आप अपने पेपर के हवाले से रेडी रखें। ओडो ERP इम्प्लीमेंटेशन के जो कॉमन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस हैं, इनके यहाँ नाम लिखे हुए, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनकी कोई फुल एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको इन नाम के जरिए इनकी एक्सप्लेनेशन ढूंढनी है, कम से कम एटलीस्ट हर हेडिंग के आपके पास 3 लाइंस प्रिपेयर होनी चाहिए कि एम्प्लॉय रेजिस्टेंस क्या चैलेंज है, लोकलाइजेशन क्या चैलेंज है, डाटा माइग्रेशन में क्या होता है, तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और बाकी इन लोगों को भी आप देखें। बेनिफिट्स, इस तरह से यहाँ पे उसके बेनिफिट्स भी लिखे हुए, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स, इन्वेंट्री एक्यूरेसी। अब आपकी जो इन्वेंट्री का डाटा है वो एक्यूरेटली सेव हो गया, उसको आप एक्सेस भी कर सकते हैं, उसके अंदर कोई बहुत कम चांसेस है एरर। ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम वो भी मैनेज हो जाएगा, किसको किस तरह से आप क्विकली देख सकते हैं किसने ऑर्डर किया है, किसका ऑर्डर किस टाइम पे हमको प्लेस करना था, और उसमें कितने दिन रिमेनिंग है। देन यू कैन चेक योर प्रोसेस, क्या हमारा प्रोसेस इस स्पीड में है कि हम क्लाइंट को उसके टाइम के मुताबिक प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। रिपोर्टिंग एफिशिएंसी, देन फाइनेंशियल बेनिफिट देखी जाए तो कॉस्ट रिडक्शन। ERP आप एक दफा बना दें, उसी को आप कई सालों तक यूज कर सकते हैं, तो ये कॉस्ट रिडक्शन। कोई चेंजिंग करवानी है, आप उसके अंदर एक नया मॉड्यूल ऐड कर दें, तो दैट्स व्हाई इट विल बी कॉस्ट सेव। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, रेवेन्यू, जब ये सब चीजों में पैसे आपके मिनिमाइज होंगे तो ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा जब आप कस्टमर को या कस्टमर सर्विस को या उसके डाटा को अच्छी तरह मेंटेन करेंगे, तो आप उसको डील भी सही से कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर दी सम डॉक्यूमेंट्स फॉर ओडो सेटिंग्स। ऑनलाइन ओडो सॉफ्टवेयर मैंने ओपन करा था, लेकिन ओपन नहीं हुआ था, तो मैंने गूगल पर डायरेक्ट लिंक पे सर्च किया था, तो फिर वो लिंक ओपन हो गया था। ये ओडो की वेबसाइट यानी कि इनके अपने वो है डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर आप सब देख सकते हैं कि इसका ऑनलाइन एडिटर किस तरह से काम करता है। और अगर आप वैसे, the online editor allows you to edit the source code of your builds from a web browser. It also gives you the possibility to open terminals, Python consoles, Auto shell consoles and notebooks. आप ये consoles इसके अंदर यूज कर सकते हैं, Python लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं, और Auto का शेल भी इस तरह से ओपन कर सकते हैं। एडिटर ओपन करना और ब्रांचेस टैब को ओपन करें, बिल्ड्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जाके edit the source code. The working directory is composed of the following folders. अच्छा, इसकी वर्किंग डायरेक्टली कैसे काम कर रही है, होम होता है,
होम का एक, जब आप ये डाउनलोड करते हैं अपने पास, तो होम का एक आपके पास क्या बन जाएगा, फोल्डर समझ लें। ओडो के अंदर सोर्स फाइल होगी, सोर्स फाइल के अंदर ये सारी चीजें, एंटरप्राइज थीम, यूजर डाटा की फाइल्स यहाँ पे सेव हो रही है, लॉग्स फाइल यहाँ पे बन रही है। इसमें बताया ओडो कम्युनिटी सोर्स कोड, यानी जो उसके अंदर कुछ बिल्ट इन कोड्स होंगे वो इस फाइल में मौजूद होंगे। एंटरप्राइज सोर्स कोड है, डेटाबेस अटैचमेंट्स यहाँ पर हैं, विजिटर्स एंड यूजर सेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। ये इसका सोर्स कोड है। यू कैन एडिट द सोर्स कोड फाइल्स अंडर SRC इन डेवलपमेंट विद टैगिंग फिल्ड्स। SRC यानी सोर्स फाइल के अंदर जो फाइल्स हैं ये डेवलपिंग फील्ड में, तो इसलिए आप इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। To open a file in the editor, just double click on it in the file browser panel on the left। जैसे कि यहाँ पे फाइल्स मौजूद हैं, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से फाइल्स ओपन होकर आ जाएगी। यही चीज हमारे पास ओपन हो गई। You can then begin to make your changes. You can save your changes with the menu। अच्छा, जब आप इसके अंदर कुछ चेंजिंग, पहले इसको रन करके देखिए कि इससे आपके पास क्या ओपन हो रहा है, फिर उसके अंदर कुछ चेंजिंग करें, उसके बाद जब आप उसको फेल मतलब फाइल में जाके सेव करके सेव कर सकते हैं। आप बस इसको सेव करें, ये रन हो जाएगा। तो दोबारा से रिफ्रेश करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास इन्होंने कोटेशन बनाई थी, फिर क्रिएट करी, पर ये आपके पास बन गई, आपने अपने आप को ईमेल कर इस कोड के थ्रू बनी है। अब आपने वहां पे जो भी चेंजिंग करनी है, कोई नया टैब ऐड करना है, कुछ भी करना है, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। अब आप एज अ स्टूडेंट कोई ऐसी से अपने इर्द गिर्द देखें कि आपके कोई फादर है, भाई है, किसी की छोटी मोटी शॉप है, और वो सारा काम जो है रजिस्टर्ड में कर रहे हैं और वो पेपर वर्क कर रहे हैं, तो आप उनको ये एडवाइस दे सकते हैं कि मैं आपको डेटाबेस बना के देता हूँ, और आप अपनी जो शॉप का डाटा है वो इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करें। इनिशियल फेज में आप इस तरह से स्टार्टअप ले सकते हैं, अगर आपका अपना ही कोई जानने वाला बिजनेस में, इस तरह से आपकी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर कोई मिस्टेक है, कोई गलतियां हैं, वो आप उसको वहां जाके खुद ही हैंडल कर सकते हैं, कोड में चेंजिंग कर सकते हैं। इसके लिए टाइम निकाल के, और ये फॉर्म और ये इस तरह से एक शॉर्टकट मेथड है कि आपको बजाय इसके कि वेबसाइट डेवलपमेंट पे जाएं, एक वेब पेज बनाएं, वो भी हम देखेंगे किसी अपनी लैब के अंदर या किसी टॉपिक के अंदर, कि आप एक वेब फ्रंट एंड बनाएं और बैकएंड पे आपका डेटाबेस, वो दोनों आपस में किस तरह से कनेक्ट होंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक आसान तरीका ओडो ने दे दिया है आपको मॉड्यूल्स बनाने का, कि आप ये मॉड्यूल्स बना लें, इनवॉइसेस बनाएं, सीवीज बनाएं, या और कोई चीज जब आप ओपन करेंगे, जो मैंने कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आपको दिखाया था कि कितने सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, उस लिहाज से आप उस पर काम कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने इतने सारे न्यू वो बनाई हुई कोटेशंस बनाई हुई है और यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है क्लाइंट से आप ऑर्डर लेते हैं तो कोटेशन लिख के वो देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फर्नीचर की शॉप की बात करूं, कि उनके पास किसी स्कूल से ऑर्डर आया है कि उनको जो है 30 डेस्क बनवानी है, उन डेस्क की क्या क्वालिटी होगी, साइज क्या होगा, और कलर क्या होगा, ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की हैं, और मटेरियल कौन सा यूज होगा, तो ये कहलाती है कोटेशन। और हमें कितनी प्राइस में वो देंगे। तो ये कोटेशन बजाय इसके कि वो हैंड रिटन लिख के दें, आपने ये फॉर्म डिजाइन कर दिया है और उनसे कहा है कि आप वो ये फॉर्म फिल करके दे दें, तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगा। तो ये इसकी बिल्ट इन फाइल्स है। आप बिल्ट इन फाइल्स पे भी काम कर सकते हैं, और जो मैंने एक दो एग्जाम्पल दिए इसमें आपने खुद क्रिएशन किया, आप वो भी कर सकते हैं। कमिट एंड पुश योर चेंजेस। ओपन अ टर्मिनल कैसे करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे, फाइल में जाके न्यू में जाके टर्मिनल ओपन कर देंगे। चेंज द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी में ये पोजीशन होगी, स्टेज योर चेंजेस
यूजिंग गिट ऐड कमिट। अच्छा, हम जो भी चेंजेस करते हैं ना, गिट कमिट करके आप चेंजिंग करेंगे तो इसका मतलब है वो कमिट सेव हो जाएगा। आपने गिटहब का नाम सुना होगा। गिटहब क्या है? गिटहब एक रिपोजिटरी है, ऐसे समझ लें क्लाउड है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। उसके अंदर हम चेंजिंग करके दोबारा डाटा वहीं पे स्टोर कर सकते हैं और फिर हम किसी भी पीसी से उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें एक अपना अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद आप गिटहब के अंदर अपनी सारी फाइल्स कर सकते हो। इसके आपको एक और आसानी भी होती है। सिर्फ पहले हम क्या करते थे, यूएसबी लेके कि मुझे एक डाटा दूसरी जगह से ट्रांसफर करना है, क्या करें, फिर यूएसबी में वायरसेस भी आ जाते थे। तो यूएसबी तो खराब होती थी, साथ साथ एक दो लैपटॉप्स भी या पीसीज में भी वायरसेस आ जाते थे। तो ये आसान तरीका है कि आप गिटहब के ऊपर अपनी रिपोजिटरी बनाएं। अगर आप इस पे काम नहीं भी कर रहे, वैसे भी मैं आपको डाटा स्टोर करने का तरीका बता रही हूँ। अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं या तो गूगल ड्राइव पर रखने हैं, या फिर आप इस तरह से गिटहब के ऊपर एक अकाउंट बनाएं, उसके अंदर उसमें फोल्डर को समझ ले रिपोजिटरी, उसके अंदर आप अपने डाटा स्टोर। आई थिंक ये कंसोल्स भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रीटी क्लास देखने की वजह से क्या मतलब है? You can use ENV to invoke models for your database registry. आप कोई मॉडल्स इन्वोक करवाने हैं तो ENV की कमांड है, इसके जरिए आप ये मॉडल्स करवा सकते हैं। रीड करवाए नेम ईमेल लॉगिन इस तरह होता है। क्लास pretty gives you the possibility to easily display list and sticks in a pretty way using the rich display। अब जैसे इसने यहाँ पे ऐसे शो कर देता है लॉगिन एडमिन नेम, लेकिन आप चाहते हैं कि एक प्रीटी वे में आपके पास एक टेबल फॉर्म में डाटा लिखा हुआ है, तो आपने कौन सी कोड यूज किया है, कौन सी क्लास यूज करी, प्रीटी की क्लास बनने आपने प्रीटी लिखा। और ये जो सारा कोड आपने यहाँ पे लिखा था, ये आपने इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया, ई एन ई रेस डॉट यूजर्स और डॉट सर्च रीड नेम ईमेल लॉगिन लेकर आ जाओ। तो नेम ईमेल और लॉगिन आपके पास यहाँ पे शो हो गया। यू कैन ऑल्सो यूज पांडास टू डिस्प्ले ग्राफ। सर जी, पांडास क्या है? यहाँ पे एक कह लेंगे इसकी लाइन ऑफ कोड है, इसका नाम है पांडास डॉट फ्रेम। इस तरह से करें, इंडेक्स सेट कर दिया आपने, ये एक्स एक्सिस में आपके पास सिटी होगा और उसको प्लॉट कर दो। बार ड्रॉ करनी है तो आपने बार लिख दिया। उसका साइज क्या रखना है, 10,4 आपने ये साइज अरेंज कर दिया इस फिगर का। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह से हम मैटलैब के अंदर करते थे, मैट प्लॉट लाइब्रेरी डॉट एक्सेस, तो इस तरह से हमने इसके एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस डिजाइन कर दिए, ठीक है। तो ये आपके पास सब तरीके, और ये सब कैसे ही होगा कि आप जब टर्मिनल ओपन करेंगे तो उससे आपके ये सारे काम हो जाएंगे। यहाँ पे पूरा आपको वे दिया हुआ है कि किस तरह से एक दफा और दिखा देते टर्मिनल ओपन करने का ऑप्शन। ये देखिए गिटहब का जो मैंने आपने जिक्र किया था, आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इनकी फाइल्स के अंदर जाके आप एडिशन कर सकते हैं। ओके, ये सब बोलोगी अपनी कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल की तरफ आ जाए, अगर योर फर्स्ट मॉड्यूल जो मैंने आपको प्रीवियस लिंक के अंदर लेक्चर दिया था, उसमें एक सीवी, वो क्या था कि आप डायरेक्टली सब चीजें उनके मॉड्यूल पे क्लिक करके अपने फॉर्म की तरह आ रहे हैं और सब चीजें डिजाइन कर रहे थे। यहाँ आप जो है थोड़ा सा इनकी बिल्ट इन फाइल्स की हेल्प लेके फिर डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर पहले आपको गिटहब पे अकाउंट होना चाहिए। गिटहब पे अकाउंट का आपको यूआरएल पता होना चाहिए। फिर आप odo.sh पे जाके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे।
Basic use of Git and GitHub is explained. अब इसके अंदर डिफरेंट ब्रांच होती है, हमने पढ़ा था ना, स्टैगिंग, डेवलपमेंट। तो आपको तो अगर काम करना है तो आप डेवलपमेंट ब्रांच में जाके काम करेंगे, यहाँ पे प्लस बटन दबाएंगे, ठीक है। तो फॉर टू एक को आपने मास्टर रखना होता है, फिर बाकी ये रखना है। यहाँ से आप एडिटर भी जाएंगे, आप एडिटर पे क्लिक करेंगे, एडिटर आपसे फोल्डर का पूछेगा, आप ये वाले फोल्डर पे जाएंगे, तो आपके पास डेवलपमेंट ब्रांच के जो फोल्डर्स हैं, सॉरी एडिटर्स हैं, वो ओपन हो जाएंगे। पाइथन में कर सकते हैं आप बिल्ट इन, सॉरी एडिशन, और ओडो शेल ओपन कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, गिटहब पे हमने जो काम किया होता है ना, ये किसी और ने कोई काम किया हुआ है, उसने गिटहब पे डाल दिया। गिटहब क्या है, एक समझते हैं डेवलपमेंट टूल या एक डेवलपमेंट क्लाउड है हमारे पास, जिसके अंदर जो लोग जो भी काम करते हैं उसके ऊपर ऐड कर देते हैं, ताकि दूसरे लोग आसानी से उसको यूज कर सके, उस पर कोई पासवर्ड या इस तरह की चीजें अप्लाई नहीं करते। तो हमने क्या करना है, क्लोन योर गिटहब रिपोजिटरी ऑन योर कंप्यूटर, आप वही अपनी कमांड प्रॉम्प्ट में जाके इस तरह की कमांड्स लिखेंगे। इसको अपने पास क्लोन, इसको क्लोन करना कहते हैं, यानी कोई चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप चाहते हैं कि वो आपके पीसी पे ओपन हो जाए। अब आप वहाँ पे एक न्यू ब्रांच बना रहे हैं, किसी ने तो काम किया हुआ है, अब आप न्यू ब्रांच बना के अपना काम कर रहे हैं। तो मास्टर आपने इसका नाम रखा, फीचर वन आपने रखा था ना ऊपर, मास्टर और फीचर वन, ये वो चीज है। गेट चेकआउट भी इसकी कमांड है। Create the module structure while not necessary. Avoids the tedium of setting the basic Odo. You can new model using the executable Odo bin. अगर आपके पास ओडो इंस्टॉल हुआ है तो आप ये कमांड रन करेंगे, लेकिन अगर आप टर्मिनल पे काम कर रहे हैं तो आप ये कमांड रन करेंगे। आप सिर्फ एक मॉड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेम्पलेट मॉड्यूल का, तो वैसे आपने डाउनलोड कर लिया तो वो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आपको शो करता है। जब भी आप मॉड्यूल का नाम रखेंगे तो उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं करना, एक अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, डैश भी यूज नहीं कर सकते। तो आपने अपनी डेवलपमेंट ब्रांच बना ली और आप चाहते हैं कि आपकी डेवलपमेंट ब्रांच जो है वो गिटहब के ऊपर शो हो, तो कैसे करते हैं हम, गिट एड, और जो भी आपने मॉड्यूल का नाम रखा था वो आपके मॉड्यूल का नाम आ जाएगा, वो इस तरह से आपका मॉड्यूल गिटहब पे लोड हो जाएगा, और कोई भी इसको फिर एक्सेस कर सकता है। फिर आप जो भी करते हैं हम एडिशन, तो हम उसको हमने कहा था कमिट करते हैं। कमिट करने का मतलब ये होता है कि अब आपकी ये चीज जो है वहाँ पे सेव हो गई, गिट कमिट माइनस एम या डैश एम, ये आपकी कमांड है, और ये आपका, आपने इसका नाम रखा है माई फर्स्ट। पुश योर चेंजेस टू योर रिमोट रिपोजिटरी, अभी आपकी रिमोट रिपोजिटरी के अंदर जा चुके हैं, अब आप इसको किसी भी पीसी पे और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आपने इसको क्लाउड पे डाल दिया अपना डाटा। फिर ओडो का जो टर्मिनल है, एडिटर जो आपने ओपन किया था, इससे करें गेट पुश, और ये आप यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, तब आप कमांड एक्सप्लेन इन द सेक्शन, वहाँ पे आगे जो ये ऑनलाइन एडिटर का चैप्टर आएगा उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। HTTPS ऐसे क्या है, ये तो वो प्रोटोकॉल है इंटरनेट का, जिसके जरिए आप सिक्योरली डाटा को ट्रांसफर करते हैं। और हेड फीचर मैनेजमेंट, ये इसका हेड है। हेड मतलब जैसे इस तरह से आपकी चीजें जा रही थी ना, हेड और टेल आपने सुना होगा, यानी कि डाटा का पैकेट जा रहा है, तो उसके अंदर फर्स्ट उस पर फीचर मैनेजमेंट, क्योंकि हमने ऊपर नाम रखा था, तो ये उसको इंडिकेट करेगा कि ये वाला मॉड्यूल हमारे पास आया है। अगर आप गिटहब के या ओडो के टर्मिनल से टाइप कर रहे हैं तो आप ये टाइप करेंगे, और अगर आप अपने कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट से टाइप कर रहे हैं तो आप ये टाइप करेंगे, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन फीचर माइनस। ये सब चीजें आप ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी। अब आप देख लें टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं।
अब वो जो डेवलपमेंट ब्रांच का वो आ रहा था ना, अब आपके पास यहाँ पे आपने क्या करा था, कैसे टर्मिनल ओपन किया था, आप गिटहब में गए थे, वहां आपने अकाउंट बनाया था, वहां से आपने ये ओपन किया था। ओपन किया था तो आपके पास साइट पे दो तीन चीजें लिखी हुई ये आ रहा था इस तरह से, प्रोडक्शन स्टेजिंग डेवलपमेंट। हमने जो काम किया था कैसे किया था, डेवलपमेंट के प्लस के ऊपर क्लिक किया था, उसके बाद वन बाय वन सब चीजें होती चली गई थी, हम कर रहे थे, ठीक है। फिर हमने इसको गिटहब पे पुश करवाया था। गिटहब पे पुश करने के लिए हमने क्या कमांड लिखी थी, फीचर वन। उस फीचर वन से वो गिटहब पे पुश हो गया, और ये देखें डेवलपमेंट का जो आपने लॉग इन किया हुआ है वो शो कर रहा है। दो नाम रखे थे हमने, मास्टर टैब और फीचर वन। You can see the changes you push. Every comment on this branch will आपने इसका नाम रखा था माय फर्स्ट मॉड्यूल। ये आप माय फर्स्ट मॉड्यूल की हेडिंग समझ टाइटल रखा था, तो ये टाइटल यहाँ पर आ गया और नाम यहाँ पर आ गया, हिस्ट्री है आपकी, ठीक है। और अगर आपको क्लोन करना हो कभी कहीं पे भी, तो आप ये वाली कमांड लिख के इसको क्लोन करेंगे, तो ये आपके दूसरे पीसी के अंदर ये सारा काम आ जाएगा। You can see here the changes you just push, including the comment you set. Once the database is ready, you can access it by clicking the connect button. Connect button से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपको जो आपका डाटा है या मॉड्यूल है उसको टेस्टिंग करनी है, तो आपको फिर प्रोडक्शन वाले फेस में जाना होगा। जो यहाँ पे तीन थे उसमें से प्रोडक्शन में जाएंगे। यू कैन क्रिएट इट इफ यू डू नॉट हैव इट। वंस यू टेस्टेड योर मॉड्यूल इन द डेवलपमेंट बिल्ड, पहले हमने डेवलपमेंट में देखा था, बिलीव इट इज रेडी, यू कैन टेस्ट विद प्रोडक्शन डाटा यूजिंग अ स्टैगिंग ब्रांच। है ये बहुत आगे की चीज है, हम सिर्फ इतना रखेंगे कि आपको जस्ट इतना काम करना है कि ये क्रिएट करके रखना है। आपको ये देखना है कि आपको इस पे काम करना आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ तक का मैंने बता दिया है, जो कि आपने सबने प्रैक्टिस करनी है कि गिटहब पे अपना अकाउंट बनाना है। गिटहब पे अकाउंट बनाने के बाद एडिटर ओपन करना है, एडिटर ओपन करने के बाद ये सारे काम करने हैं। एक काम ये, और दूसरा काम मैं पहले वाले होमवर्क में दे चुकी हूँ। फिर इसके आगे जो मैं बता रही हूँ ये आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इसे आप एग्जाम का पार्ट नहीं कंसिडर करिएगा। इंस्टॉल योर मॉड्यूल, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आप या तो ऑनलाइन काम कर लें या फिर उस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लें। तो अगर आप मॉड्यूल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो दिस इज द प्रोसीजर, एक्टिवेट द डेवलपर मोड, और आप इस तरह से ऐप मेन्यू में जाएं, वहाँ पे लिस्ट बटन पे और अपडेट बटन पे क्लिक करें, ठीक है। डिप्लॉय इन प्रोडक्शन में जो भी चीज है या उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रोडक्शन के स्टेज पे लेकर आते हैं। फिलहाल हम इसको इतना ही रखते हैं। आप अपनी नॉलेज के लिए इसको आगे कंसिडर करना चाहें, देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन फॉर दी सब्जेक्ट पर्पस आपको ओडो मैंने कितना पढ़ा है मैं उसका एक रिवीजन दे दूं, ताकि आपको पता हो कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो शुरू से हम आ जाते हैं, क्योंकि दो लेक्चर हो गए तो एक पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने कवर किया है कि व्हाट इज ओपन सोर्स ईआरपी प्लेटफॉर्म एंड व्हाट डज जो है ओडो इन इट, what are the key components of Odoo. Then we have an example of project, that this is the project's timeline, the scope, and key element. Whatever project we will build on Odoo, so we have to define all these things for our step by step working. Then project planning. What does we should know in the project planning? You have to know about the business process documentation, like their workflow, accounting and financing methods, and business workflow, gap analysis between the data transmission, module selection, what modules you have to use for your project, what are its requirement, e-commerce is necessary or not। अगर वो ऑनलाइन डीलिंग कर रहे हैं तो ई कॉमर्स का मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना होगा, इफ दे आर नॉट ऑनलाइन डीलिंग, so you have not need to design this module। Project team and governance, and you have to found your team and their role should be clearly defined. When you have a group but you don't know the position or role of the people, so it will create some panic.
अभी आप मॉड्यूल डिजाइनिंग के जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, जो मेन हेडिंग्स है, स्टेप नंबर 3 कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, स्टेप नंबर 2 सिस्टम सेटअप, तो इसके अंदर की जो चीजें ये आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। आप इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली कोई रट्टा मारने वाला पेपर नहीं है, लेकिन आपको पता हो कि आप इसके अंदर क्या लिखें, इतना जरूर लिखें अगर पेपर में पूछा जाए कि आपकी मार्किंग हो सके। हम यहाँ पे बताया गया ना, ई कॉमर्स का क्या मतलब है, सेटअप द ऑनलाइन स्टोर्स विद प्रोडक्ट। ई कॉमर्स वाला जो मॉड्यूल है उसके अंदर आपको क्या क्या करना होगा, आपको ऑनलाइन स्टोर की जो प्रोडक्ट कैटलॉग है, किस स्टोर पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है, वो वहाँ पे मेंशन करनी होगी, इनके पेमेंट प्रोवाइडर्स कौन से हैं, इनके शिपिंग मेथड्स क्या हैं, और इसकी कस्टमाइज वेबसाइट बनानी होगी कि यानी सा कस्टमाइज वेब पेज बनाना हो। अकाउंटिंग के अंदर आपको क्या क्या रखना है, ये चीजें समझिए। ठीक है, उसके बाद हमने टेस्टिंग के कुछ मेथड देखे हैं कि क्या फर्क है इनमें, यूनिट टेस्टिंग क्या है, इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग क्या है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है। डेटा माइग्रेशन में क्या होगा, डेटा क्लीनिंग, मैपिंग, माइग्रेशन स्ट्रेटेजी, ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। आप जो है सिर्फ एक हेडिंग डालेंगे डेटा माइग्रेशन, और इन तीनों चारों हेडिंग्स को आप बेशक अपनी वर्डिंग में 3-4 लाइंस में डिफाइन कर। देन वी हैव ओडो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओवरव्यू। मैंने ये कहा आपको, ये होमवर्क दिया था, इसको मैं नीचे टाइप कर देती हूँ कि इसको नहीं, वो शायद इश्यूज थे। व्हाट आर द की चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस ऑफ ई ओडो ईआरपी। ठीक है, अब आप उसके अंदर ये जो हेडिंग्स है इनको लिख के सर्च करेंगे, इन्हीं 4 हेडिंग्स को आपने एक्सप्लेन करना है, इसके अलावा कोई और इशू नहीं। बेनिफिट्स मैंने बता दिए थे, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेनिफिट्स तो हम वैसे ही बहुत पढ़ लेंगे, जब यूज करेंगे तब भी हमें बेनिफिट समझ में आएंगे, बस आप इश्यूज एंड रिक्वायरमेंट्स देख लें। एग्जाम्पल में मैंने एक होमवर्क ये दिया था, दोबारा देखिए, होमवर्क के हेडिंग में दिया था, मेकिंग रिज्यूम यूजिंग ओडो इम्प्लीमेंटेशन, मेकिंग अनदर टास्क लाइक इनवॉइस पेरोल, ये सब चीजें आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, उसके मॉड्यूल को यूज करते हुए बनाना है। और नंबर 3 हमारे पास क्या है, ये दोनों चीजें तो आपने मुझको चेक करवानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर हमारे पास ये आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रेडी करना है। एनी फोर इसलिए लिख रही हूँ कि उस डायग्राम के अंदर 4 ही हेडिंग्स है, तो उन 4 हेडिंग्स को आप सर्च आउट करेंगे। Define the 4 challenges and their solutions when we their solutions that we have to face during or after Odoo ERP implementation. Okay, this is your homework. Now we will end this lecture. Allah Hafiz.